गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो की थी बीज की। किसकी बीज की थी? बीज की। बीज की अपन बात कर चुके थे। उत्तम बीज में क्या क्या गुण होने चाहिए। बीज की यदि बात की जाए तो बच्चों पौधे का वह भाग जो अपने समान नया पौधा तैयार करता है वो क्या कहलाता है? बीज। क्या कहलाएगा? बीज। बीज की अपन बात करें तो भारत में बीज वितरण का जो कार्य था वो कौन कर रहा था? नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन भारत में बीज वितरण का कार्य करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय की अपन बात कर चुके थे, मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है बच्चों? मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। यदि बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान में बीज वितरण का जो कार्य करता है वो करता है बच्चों राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन राजस्थान के अंदर बीज वितरण का कार्य करता है। इसकी जो स्थापना हुई बच्चों वो हुई थी 1978 के अंदर। कब हुई थी? 1978 के अंदर, जिसकी अपन बात कर चुके थे। इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? जयपुर के अंदर। कहाँ था? जयपुर के अंदर। तो भारत में बीज वितरण का कार्य नेशनल सीड कॉरपोरेशन करता है, जिसकी स्थापना कब हुई बच्चों? 1963 के अंदर। कब हुई थी? 1963 के अंदर। इसके मुख्यालय की यदि बात की जाए तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। राजस्थान की यदि बीज वितरण की बात की जाए तो राजस्थान में जो बीज वितरण का कार्य करता है वो करता है बच्चों राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई बच्चों 1978 के अंदर। कब हुई? 1978 के अंदर। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। तो कई बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1963 के अंदर। जेट वगैरह में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बना था बच्चों बीज अधिनियम। क्या बना था? बीज अधिनियम। बीज अधिनियम को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सीड एक्ट। क्या कहेंगे? सीड एक्ट। सीड एक्ट की यदि बात की जाए, बीज अधिनियम की यदि बात की जाए तो बीज अधिनियम बनाया गया बच्चों 1966 के अंदर। कब बना? ये बनाया गया था 1966 के अंदर। 1966 के अंदर सीड एक्ट बना दिया गया। 1966 के अंदर बनाने के पश्चात जो इसको लागू किया था तो लागू किया था बच्चों अक्टूबर 1969। 1969 के अंदर इसको लागू किया गया था। बीज अधिनियम की यदि बात की जाए तो बीज अधिनियम क्या कहता है? बीज अधिनियम क्या कहता है बच्चों? एक शुद्ध बीज के अंदर खरपतवारों के बीजों की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि बीज के अंदर खरपतवारों के बीजों की मात्रा 0.1% से अधिक है तो वो बीज शुद्ध होगा क्या? नहीं। तो अपन ये बात कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ा था अपन ने वो पढ़ा था बच्चों उत्तम बीज। क्या पढ़ा था? उत्तम बीज। उत्तम बीज की यदि बात की जाए तो उत्तम बीज देखो बच्चों, उत्तम बीज, उत्तम बीज की यदि अपन बात करें उत्तम बीज की यदि बात की जाए तो वह बीज जो स्थानीय किस्मों की अपेक्षा 10 से 15% अधिक उत्पादन देता है। कितना? 10 से 15% अधिक उत्पादन देगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? उत्तम बीज। उसके बाद अपन बात कर चुके थे उत्तम बीज के बाद किसकी? उत्तम बीज के गुणों की। किसकी की थी? उत्तम बीज के गुण। उत्तम बीज के गुणों की यदि बात की जाए तो पहला था आनुवांशिक शुद्धता। कौन सा था बच्चों? आनुवांशिक शुद्धता। तो उत्तम क्वालिटी का जो बीज रहता है वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। पहला गुण ये पढ़ा था अपन ने। दूसरा पढ़ा था भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी जिसको कहा जाता है। भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता से अभिप्राय है कि जो उत्तम क्वालिटी का बीज रहता है उसके अंदर किसी भी प्रकार के खरपतवार के बीज, कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। वो भौतिक रूप से कैसा होना चाहिए? प्योर। उसके बाद यदि बात की जाए जीवन क्षमता,
तीसरा गुण कौन सा था बच्चों? जीवन क्षमता। उत्तम जो बीज रहता है उसकी जीवन क्षमता अधिक होनी चाहिए। उसके बाद चौथा जो गुण पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था बच्चों? बीज ओज। बीज ओज, उत्तम क्वालिटी का जो बीज रहता है वो ओज युक्त होना चाहिए। उसके बाद पांचवें गुण की यदि बात की जाए तो वो था बच्चों परिपक्वता। परिपक्वता, उत्तम क्वालिटी का जो बीज है वो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? परिपक्व। उसके बाद यदि बात की जाए नेक्स्ट गुण की बात, रोग मुक्तता। उत्तम क्वालिटी का जो बीज है वो कैसा होना चाहिए बच्चों? रोग मुक्त। तो ये उत्तम बीज के गुण हो गए थे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था बच्चों बीज का प्रकार। बीज के क्या पढ़े थे? प्रकार। तो देखिए बीज के प्रकार की यदि बात की जाए तो मैं कल आपको बता चुका था बच्चों बीज कितने प्रकार का? 4। कितने प्रकार का था? 4। देखिए बीज का प्रकार, बीज के प्रकार की यदि बात की जाए तो कितने प्रकार का था बच्चों? 4। पहला कौन सा था? मूल केंद्रक बीज। देखिए बच्चों बीजों के प्रकारों की अपन बात कर रहे थे। पहला जो प्रकार था वो था मूल केंद्रक बीज। कौन सा था? मूल केंद्रक बीज। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर सीड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर सीड। न्यूक्लियर सीड। दूसरा जो प्रकार की यदि बात की जाए तो प्रजनक बीज। कौन सा है? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ब्रीडर सीड। क्या कहते हैं? ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड कहते हैं इसको इंग्लिश में। तीसरे प्रकार की यदि बात की जाए तो तीसरा जो प्रकार था वो थे बच्चों आधार बीज। कौन सा था? आधार बीज। आधार बीज को इंग्लिश में कहते हैं फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड। चौथे यदि प्रकार की बात की जाए तो चौथा जो प्रकार था वो था प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्टिफाइड सीड। क्या कहते हैं? सर्टिफाइड सीड। देखो बच्चों ये 4 प्रकार तो आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन एक और बीज होता है, उस बीज का नाम है रजिस्टर्ड बीज। रजिस्टर्ड बीज। रजिस्टर्ड बीज की यदि बात करें तो इसका उत्पादन भारत के अंदर नहीं किया जाता है। आपकी जो बुक के अंदर है वो ये 4 ही प्रकार के हैं। पहला है मूल केंद्रक बीज, दूसरा है प्रजनक बीज, तीसरा है आधार बीज, चौथा कौन सा है? प्रमाणित बीज। पहले मूल केंद्रक की अपन बात कर चुके थे। तो मूल केंद्रक वह बीज होता है, प्रारंभिक बीज होता है जो कम मात्रा में उपलब्ध होता है, तथा यह जो बीज उपलब्ध होता है वो कृषि अनुसंधान संस्थानों के पास या जो अनुसंधान संस्थान रहते हैं उन्हीं के पास उपलब्ध रहता है। उसके बाद नेक्स्ट यदि प्रजनक बीज की बात की जाए तो मूल केंद्रक बीज के गुणन से, मूल केंद्रक बीज के गुणन के द्वारा जिस बीज का उत्पादन किया जाता है वो कौन सा होता है बच्चों? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज के यदि बात की जाए तो इसको इंग्लिश में ब्रीडर सीड कहते हैं। ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज जो रहता है बच्चों ध्यान रख लेना, इस पर टैग पहले जेट की एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रजनक बीज पर जिस रंग का टैग लगा रहता है वो कौन सा है? सुनहरे पीले रंग का। सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है प्रजनक बीज के ऊपर। उसके बाद तीसरे यदि बीज के प्रकार की बात की जाए तो आधार बीज। आधार बीज प्रजनक बीज के द्वारा जिस बीज का उत्पादन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? आधार बीज। आधार के बीज के ऊपर जो टैग लगा रहता है वो रहता है बच्चों सफेद रंग का। कौन सा? सफेद रंग का। उसके बाद आधार बीज के द्वारा जिस बीज का उत्पादन किया जाता है वो कौन सा बीज हो गया बच्चों? प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज को ही किसान बोने के लिए उपयोग करता है। इसके ऊपर जो टैग लगा रहता है वो नीले रंग का। कौन से रंग का? नीले रंग का टैग लगा रहता है। रजिस्टर्ड सीड की यदि बात की जाए तो बच्चों इसका उत्पादन भारत के अंदर नहीं किया जाता है, लेकिन इसका आप टैग जरूर ध्यान रख लेना। इसके ऊपर जो टैग लगा रहता है वो रहता है बच्चों बैंगनी रंग का। कौन सा? बैंगनी रंग का। तो यहां तक अपन बात कर चुके थे पिछली क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक।
देखिए बच्चों, अपन बीजों के प्रकारों की बात कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। कौन कौन सी तकनीकें, कौन कौन से चरण हैं, जो मापदंड कौन कौन से हैं जिनका पालन करते हुए अपन उत्तम बीज का उत्पादन कर सकें। तो इसके चरणों की यदि बात की जाए तो ये इसके चरण दिए हुए हैं बच्चों। पहला है प्रजनक बीज का चुनाव। पहला कौन सा है बच्चों? बीज का चुनाव। यदि किसी बीज का उत्पादन करना है आपको तो आधार या प्रमाणित बीज उपयोग में लेना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए, तो उसी के द्वारा ही उत्तम क्वालिटी का जो बीज रहता है उसका उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा देखिए बच्चों, पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना बच्चों। पृथक्करण दूरी क्या होता है बच्चों? देखिए मान लीजिए फील्ड है, ये कोई फील्ड है, ये दूसरा फील्ड है। तो शुद्ध बीज के उत्पादन के लिए, शुद्ध बीज के उत्पादन के लिए एक खेत से दूसरे खेत, एक खेत से दूसरे खेत के मध्य में जो दूरी रखी जाती है, उचित दूरी रखी जाती है, वो क्या कहलाएगी बच्चों? पृथक्करण दूरी। क्या कहलाएगी? पृथक्करण दूरी। शुद्ध बीज उत्पादन के लिए एक खेत से दूसरे खेत के मध्य की जो दूरी रखी जाती है वो क्या कहलाती है बच्चों? पृथक्करण दूरी। क्या कहलाती है? पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी क्यों आवश्यक है? पृथक्करण दूरी इसलिए आवश्यक है, मान लीजिए बच्चों देखो इसमें कोई फसल बा रखी है, इस फील्ड के अंदर आपने मान लीजिए कोई फसल बा रखी है, जैसे मान लीजिए गेहूं बा रखा है, ठीक है, इसके अंदर आपने गेहूं बा रखा है, ठीक है, इसके अंदर भी आपने गेहूं बा रखा है बच्चों, लेकिन किस्म अलग अलग है। मान लीजिए गलती से कोई बीज, मान लीजिए इनके मध्य में दूरी नहीं रखेंगे, इनके मध्य में क्या नहीं रखेंगे? दूरी नहीं रखेंगे, तो किस्म मिक्स होगी कि नहीं होगी? होगी। बीज अशुद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बीज की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक खेत से दूसरे खेत के मध्य की जो दूरी रखी जाती है वो क्या कहलाती है बच्चों? पृथक्करण दूरी। क्या कहलाती है? पृथक्करण दूरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या कहते हैं? आइसोलेशन डिस्टेंस। पृथक्करण की दूरी की यदि बात की जाए तो पृथक्करण जो दूरी रखी जाती है वो आधार बीज के लिए अलग रखी जाती है और प्रमाणित बीज के लिए अलग रखी जाती है। तो देखिए बच्चों, ये कुछ फसलों के नाम है। जैसे फसल की यदि बात करें तो जौ, जई, धान, जौ, जई और धान, इनके आधार बीज के उत्पादन हेतु पृथक्करण जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है बच्चों 3 मीटर। क्या रखी जाती है? 3 मीटर। जबकि प्रमाणित बीज के उत्पादन हेतु भी कितनी रखते हैं? 3 मीटर। दूसरी यदि बात करें संकुल मक्का। अब बच्चों देखो, मक्का का नाम तो आपने सुना है, लेकिन यहां पर आ गया संकुल। क्या आ गया? संकुल। तो आप कंफ्यूज ना हो, संकुल मक्का क्या होती है। देखिए बच्चों, एक तो होता है संकर। क्या होता है? संकर। और एक होता है संकुल। संकुल। देखिए बच्चों, संकर दो अलग अलग किस्मों के मध्य में क्रॉस कराते हैं अपन। मान लीजिए कोई किस्म ए है, क्या है? ए कोई किस्म है, इसका क्रॉस करा दिया बी के द्वारा, तो जो नया प्राप्त होगा वो तो संकर होगा, तो वो तो हो गया संकर बीज। क्या हो गया बच्चों? संकर बीज। लेकिन संकुल क्या होता है? संकुल देखिए बच्चों, दो अलग अलग किस्मों के बीज, दो अलग अलग किस्मों के बीज समान मात्रा में मिलाकर के जो किस्म तैयार की जाती है वो कहलाती है बच्चों कंपोजिट। संकुल किस्में क्या कहलाती है? संकुल किस्में। मान लीजिए कोई वैरायटी है ए, कौन सी है? ए, इसका आधा किलो बीज आपने लिया, ठीक है। कोई वैरायटी बी है, कौन सी है? बी, इसका आपने मान लीजिए आधा किलो इसका ले लिया, ठीक है। तो दोनों का समान मात्रा में बीज, अलग अलग जो किस्में रहती है उनका समान मात्रा में बीज मिलाकर के जो किस्म तैयार की जाती है वो कौन सी कहलाती है बच्चों? संकुल। क्या कहलाएगी? संकुल, या कंपोजिट वैरायटी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो संकर मक्का अलग होती है, संकुल की किस्में अलग होती है। तो देखिए, संकुल मक्का के लिए जो पृथक्करण दूरी रखते हैं आधार बीज उत्पादन हेतु, संकुल के लिए वो रखते हैं बच्चों 400। ध्यान रख लेना बच्चों, क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले जेट में, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट मानिए आप इसको।
यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिछले जेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संकुल मक्का के आधार बीज उत्पादन हेतु कितनी पृथक्करण दूरी रखते हैं, तो कितनी आएगी 400। प्रमाणित हेतु कितनी रखते हैं 200। उसके बाद संकर की यदि बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रख लेना, ये संकुल जो मक्का है इसकी पृथक्करण दूरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये 400 वाली पूछी हुई है। नेक्स्ट संकर मक्का, संकर मक्का की यदि बात की जाए तो संकर मक्का के आधार बीज के उत्पादन हेतु 600, प्रमाणित बीज की यदि बात करें तो कितनी 300। दूसरी यदि बात की जाए नेक्स्ट ज्वार, ज्वार के आधार बीज के उत्पादन हेतु पृथक्करण जो दूरी रखते हैं वो 200 मीटर रखते हैं, जबकि प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु कितने रखते हैं 100 मीटर। कितने रखते हैं बच्चों 100 मीटर। चने की यदि बात की जाए तो चने के प्रमाणित आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण जो दूरी रखी जाती है वो 10 मीटर रखी जाती है, जबकि प्रमाणित बीज के उत्पादन हेतु जो पृथक्करण दूरी रखते हैं वो कितनी रखते हैं बच्चों 5 मीटर। कितनी रखते हैं 5 मीटर। ध्यान रख लेना, ऐसे याद नहीं रहे ना आप लोगों को, तो ये 3 क्रॉप का जरूर याद रख लेना, जो जई धान, इन तीनों में तो सेम रहेगा, आधार बीज में भी सेम रहेगा और प्रमाणित में भी सेम रहेगा। बाकी इनके अंदर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आधी हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी आधी। देखो संकुल की यहाँ पे 400, यहाँ 200 हो गई, शंकर की यहाँ 600 है, यहाँ कितनी हो गई 300, ज्वार की यहाँ 200 है, यहाँ कितनी हो गई 100। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। चने की यदि बात करें तो चने के आधार बीज हेतु 10 मीटर रखी जाती है, जबकि प्रमाणित बीज हेतु कितनी रखते हैं 5 मीटर। सोयाबीन और मूंगफली की यदि बात करें तो इनके लिए आधार बीज हेतु कितनी रखते हैं 3, और प्रमाणित बीज भी हेतु कितने रखते हैं 3। तो ये थी बच्चों पृथक्करण दूरी। तो एक शुद्ध बीज का उत्पादन हेतु उचित पृथक्करण दूरी रखनी चाहिए, तभी जाकर के एक शुद्ध बीज का उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद यदि बात करें खेत का चयन, तो खेत का चयन करते समय में सावधानी रखनी चाहिए बच्चों कि पिछले वर्ष उसमें जिस फसल के बीज का आप उत्पादन करना चाह रहे हो वो नहीं होनी चाहिए। उस पिछले वर्ष उसमें वो फसल नहीं बोई गई हो, मान लीजिए बो दी गई हो, तो उस फसल के बीज उगेंगे कि नहीं उगेंगे, बीज शुद्ध उत्पादित होगा क्या, नहीं। तो खेत का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मृदा है वो उर्वर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उचित खेत का चयन करना चाहिए। उन्नत शस्य क्रियाओं की यदि बात की जाए तो उन्नत शस्य क्रियाओं के अंदर बच्चों पहला तो है कौन सा, बुआई, सोइंग। तो बुआई के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो कौन सा, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल। तो उन्नत शस्य क्रियाओं के अंदर बच्चों सबसे पहले जो बुआई की जाती है तो बुआई के समय शुद्ध बीज उत्पादन हेतु जो सीड ड्रिल उपयोग में ली जाती है उसकी अच्छे प्रकार से सफाई कर लेनी चाहिए। दूसरी यदि बात की जाए तो संतुलित उर्वरक, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की यदि बात की जाए तो उचित मात्रा में जितने उर्वरक की आवश्यकता है वही देना चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा डाल रहे हो आप या कम डाल रहे हो तो फसल प्रभावित हो जाएगी। तीसरी यदि बात की जाए क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था। बच्चों मैंने आपको सिंचाई वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्रिटिकल स्टेज। क्या कहते हैं, क्रिटिकल स्टेज। क्रांतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें पौधा पानी के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है, अर्थात उसको पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अलग अलग जो फसलें होती हैं उनकी क्रांतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है। तो क्रांतिक अवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए कि भाई कौन से समय पर पानी की आवश्यकता है फसल को, कितनी मात्रा में देनी है, कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं, इन सभी का ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, समय समय पर जो खेत है उसका विजिट करना चाहिए। यदि अवांछित कोई भी पौधा, अवांछित किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा दिखाई दे तो उसको उखाड़ कर भगा देना चाहिए। और बच्चों मैंने खरपतवार वाले चैप्टर में बताया भी था आप लोगों को, यदि खेत के अंदर उगे हुए कोई भी अवांछित जो पौधे रहते हैं उनको उखाड़ने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी बच्चों, रोगिंग। क्या कहलाएगी, रोगिंग। आपको मैंने नोट डलवा के लिखाया भी था, खेत के अंदर से अवांछित पौधों को निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, रोगिंग। तो ये सभी शस्य क्रियाएं हैं जिनको अपनाना चाहिए और इनको अपना करके अपन एक शुद्ध बीज का उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चरण की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट जो चरण था
वो था बच्चों गाई, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग की यदि बात की जाए तो शुद्ध बीज की बुआई करने के बाद जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट करने के पश्चात उसकी जो गाई की जाती है, थ्रेसिंग जो की जाती है थ्रेसर के द्वारा, तो उसके समय क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो आरपीएम, राउंड पर मिनट, जो घूमने की गति होती है बच्चों थ्रेसर की, उसको आरपीएम कहते हैं। तो आरपीएम जो राउंड है, राउंड प्रति मिनट जो है, उसकी संख्या निर्धारित कर लेनी चाहिए। यदि आरपीएम आपने अधिक कर रखे हैं तो थ्रेसर तेजी से चलेगी, जिसके कारण जो बीज है उसके दाने टूट जाएंगे। तो एक तो आरपीएम का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, घाई करने से पूर्व जो थ्रेसर है उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चरण की यदि बात की जाए तो भंडारण व प्रसंस्करण। भंडारण, देखो बीज की गाई कर ली, गाई करने के बाद उसको भंडारित करना होता है। भंडारित करने से पहले उसको प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर उसके अंदर से कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और उसकी छान करके उसको बैगों के अंदर पैकिंग कर ली जाती है। पैकिंग, उसको निश्चित नमी तक सुखा लिया जाता है। नमी की यदि बात करें तो नमी मैंने बताई थी बच्चों आप लोगों को, नमी कितनी होनी चाहिए? धान्य फसलों के लिए 10 से 12, दलहनी के लिए 8 से 10, तिलहनी के लिए 6 से 8। तो उचित नमी पर उनको भंडार गृह में भेज दिया जाता है और उसके अंदर जो टैग है वो लगा करके उसको भंडार गृह में रख दिया जाता है। तो ये थी बच्चों उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कौन सा बच्चों? सुसुप्त अवस्था। कौन सा आता है बच्चों? सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त अवस्था, सुसुप्त अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डोरमेंसी पीरियड। क्या कहते हैं? डोरमेंसी पीरियड। देखो बच्चों, बीज को अंकुरित होने के लिए एक निश्चित नमी और तापमान की आवश्यकता होती है। आप ये सारी चीजें जानते हो कि भाई बीज जर्मिनेशन होगा, बीज का अंकुरण होगा, तो उसको एक निश्चित नमी और तापमान की आवश्यकता होगी। परंतु निश्चित तापमान व नमी मिलने पर भी यदि बीज अंकुरित नहीं हो पाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? सुसुप्त अवस्था। क्या कहेंगे? सुसुप्त अवस्था। यदि बात की जाए सुसुप्त अवस्था के प्रकार, सुसुप्त अवस्था के प्रकार की यदि बात की जाए तो सुसुप्त अवस्था 2 प्रकार की होती है बच्चों। पहली होती है प्राथमिक सुसुप्त अवस्था, दूसरी होती है द्वितीयक सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त अवस्था। और तीसरी ओर होती है बच्चों बलकृत, फोर्स्ड। बलकृत सुसुप्त अवस्था। देखो बच्चों, प्राथमिक सुसुप्त अवस्था यह कार्य के विकार आदि के द्वारा, मान लीजिए कोई बीज है उसके ऊपर कठोर परत है, ठीक है, तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? प्राथमिक सुसुप्त अवस्था। कार्य की जो विकार है उसके कारण जो सुसुप्त अवस्था उत्पन्न होती है उसको प्राथमिक सुसुप्त अवस्था कहते हैं। द्वितीय सुसुप्त अवस्था की यदि बात की जाए तो अब मैंने अभी आपसे बात की कि भाई बीज को अंकुरित होने के लिए नमी, निश्चित नमी, तापमान आदि चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए निश्चित नमी, तापमान आदि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, उसको उचित वातावरण नहीं मिल रहा है तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा, तो वो अवस्था कहलाएगी द्वितीय सुसुप्त अवस्था। क्या कहलाएगी बच्चों? द्वितीय सुसुप्त अवस्था। बलकृत की यदि बात की जाए तो इसको प्रेरित या फोर्स्ड डोरमेंसी पीरियड भी कहा जाता है। बलकृत जो सुसुप्त अवस्था होती है ये बच्चों क्या होता है, कई बार बीज आदि की गहराई पर बुआई कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो बीज रहता है वो अंकुरित नहीं हो पाता है, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी बच्चों? बलकृत सुसुप्त अवस्था, ठीक है ना। तो ये सुसुप्त अवस्था कितने प्रकार की हो गई? 3। कितने की हो गई? 3। पहला प्राथमिक सुसुप्त अवस्था,
यह कार्य की सुषुप्त अवस्था होती है जो बीज पर कठोर परत आदि के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी अपन ने बात की द्वितीयक सुषुप्त अवस्था, उचित वातावरण आदि नहीं मिलने के कारण जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाता है। बीज अंकुरित नहीं हो पाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? द्वितीय सुषुप्त अवस्था। तीसरा है बच्चों बलकृत सुषुप्त अवस्था। बलकृत जो सुषुप्त अवस्था है ये बीज की अधिक गहराई आदि पर बुआई करने के कारण उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद यदि बात की जाए तो सुषुप्त अवस्था को भंग करने, डोरमेंसी ब्रेकिंग, सुषुप्त अवस्था को तोड़ना। तो देखिए बच्चों, सुषुप्त अवस्था को तोड़ना, डोरमेंसी ब्रेकिंग की यदि बात की जाए तो सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए अनेक वृद्धि नियामक जो हार्मोन्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे इथ्रेलिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, जितने भी हैं, तो वृद्धि नियामक हार्मोन्स का यूज कर सकते हैं अपन। दूसरी बात यदि की जाए तो तापमान, किसके द्वारा? तापमान, उसको या तो अधिक तापमान पर रखेंगे या कम तापमान पर रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे है, इनके उपचारों के द्वारा सुषुप्त अवस्था को तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों 2 पॉइंट और चलते हैं, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं जो आपकी बुक के अंदर नहीं है। देखो बच्चों, ये 2 चीज है जो सुषुप्त अवस्था है, इसमें से क्वेश्चन आपके जेट में पहले पूछा जा चुका है। कौन सा? आलू की यदि बात करें तो ये क्वेश्चन बच्चों जेट के पिछले पेपर में पूछा हुआ है कि आलू की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों थायोयूरिया का यूज किया जाता है, और थायोयूरिया के जो 1% घोल रहता है उसके द्वारा आलू के बीजों को उपचारित किया जाता है और उसकी सुषुप्त अवस्था को तोड़ दिया जाता है। पिछले पेपर में पूछा हुआ है बच्चों, ध्यान रख लेना। 2 पॉइंट और है जो आपके इस बुक के अंदर नहीं है। एक तो है बच्चों सीड इंडेक्स, जिसको कहते हैं बीज सूचकांक। बीज सूचकांक। एक क्या है बच्चों? टेस्ट वेट। कौन सा है? टेस्ट वेट, जिसको कहते हैं बच्चों परीक्षण भार। क्या कहते हैं? परीक्षण भार। पहले आपके प्रैक्टिकल में चलता था लेकिन अब नहीं चलता ये परीक्षण भार। देखिए बच्चों, सीड इंडेक्स 100 बीजों का जो भार होता है, कोई भी बीज नमूना है, सीड सैंपल है, तो उसके 100 बीजों का जो भार होता है वो क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स। क्या कहलाएगा बच्चों? सीड इंडेक्स। दूसरी यदि बात की जाए टेस्ट वेट या परीक्षण भार की, तो 1000 दानों का, 1000 जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, उनका जो भार होगा वो क्या कहलाएगा? टेस्ट वेट, परीक्षण भार कहलाएगा बच्चों। अलग अलग फसलों के दानों का अलग अलग परीक्षण भार होता है। फॉर एग्जाम्पल गेहूं की अब अपन परीक्षण भार की बात करें तो 41 ग्राम कितना होता है बच्चों? 41 ग्राम। इसके 1000 ग्रेन्स का वेट कितना होता है? 41 ग्राम। तो परीक्षण भार हो गया इसका कितना? 41 ग्राम। उसके बाद आपके जेट में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है गेहूंसा। क्या पूछा हुआ है? गेहूंसा। बच्चों मैंने आपको खरपतवार वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार की अपन बात कर चुके थे। तो नकलची खरपतवार का उदाहरण था गेहूंसा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेलेरिस माइनर। क्या कहते हैं? फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर, गेहूं का मामा भी कहते हैं इसको। तो गेहूंसा जो होता है उसका परीक्षण भार कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। तो गेहूंसा का जो परीक्षण भार है वो है बच्चों 2 ग्राम। कितना है? 2 ग्राम। अब आप सोच लो, इसके 1000 ग्रेन्स का वेट ओनली 2 ग्राम है, ठीक है ना। तो गेहूंसा जरूर याद रख लेना, फेलेरिस माइनर जरूर याद रख लेना। तो ये था बच्चों अपने पहला चैप्टर, मृदा, बीज और एग्रोनॉमी। चैप्टर क्लोज हुआ। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना। थैंक यू।